मैं एक गहरा कुआं हूं इस जमीन पर, बेशुमार लड़के लड़कियों के लिए जो उनकी प्यास बुझाता रहूं। उसकी बेपनाह रहमत उसी तरह जर्रे जर्रे पर बरसती है जैसे कुआं सबकी प्यास बुझाता है। इतनी सी कहानी है मेरी। अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम। इन्हीं लम्हों में सिमटी ये कहानी जिसने एक छोटे से गांव के बच्चे को, जैनुल आबिदीन और आशी अम्मा के बेटे को भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में जगह दिला दी। कलाम साहब का जन्म रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में हुआ। उनके अब्बा के पास न तालीम थी न दौलत, लेकिन इन सभी मजबूरियों के बावजूद एक समझदारी और ईमानदारी थी, हौसला था और साथ में कलाम साहब की माँ आशी अम्मा का साथ। उनके अनुसार उनका बचपन महफूज था, दिमागी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी। कलाम साहब का घर रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में था। साथ ही रामेश्वरम का प्रसिद्ध शिव मंदिर घर से केवल 10 मिनट की दूरी पर था। रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुरोहित लक्ष्मण शास्त्री कलाम साहब के अब्बा के पक्के दोस्त थे, जिनका अपने अपने रिवायती लिबास में बैठे हुए गूढ़ रूमानी मसलों पर देर देर तक बातें करना कलाम को याद आता है। उनके पिता बहुत पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी बड़े से बड़े मसलों को साधारण तमिल भाषा में समझ और समझा लेते थे। उन्होंने एक दफा कहा कि जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो, मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती हैं। उनके रिश्तेदार अहमद जलालुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि वो उनके पिता के साथ काम करते थे और कलाम साहब के दोस्त थे। 15 साल बड़ा होने के बावजूद भी वह उनके साथ एक जुड़ाव महसूस करते थे। आगे चलकर जलालुद्दीन उनकी बहन जोरा से निकाह करते हैं। गांव के लोग अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जलालुद्दीन हमेशा पढ़े लिखे लोगों के बारे में बातें करते थे। साइंस की बातें, मेडिकल और लिटरेचर की बातों का जिक्र किया करते थे। कलाम के जीवन में हुई बहुत सी घटनाओं में एक घटना उनके चचेरे भाई की आती है, जिनके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था। सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। उस समय कलाम 8 साल के थे। इमरजेंसी के हालातों में एक दुर्घटना ये हुई कि रामेश्वरम पर आने वाली ट्रेनों का रुकना कैंसिल हो गया। अखबारों का गट्ठा अब स्टेशन के बीच में फेंक दिया जाता था। शमशुद्दीन को एक मददगार की जरूरत थी और वो बने कलाम। ये कलाम की पहली छोटी सी पर मेहनत की कमाई थी। छोटे से गांव से आने वाले कलाम को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा। आगे के वर्षों में वे घर से दूर रहते हुए रामेश्वरम के सुकून और इत्मीनान को खोजते रहे। उन्हें घर बहुत याद आता था। स्वार्ट्स हाई स्कूल के टीचर दोराई सुलेमान उनके बेहतरीन साथी बन गए। उनका रिश्ता उस्ताद और शागिर्द या गुरु शिष्य से कहीं आगे निकल गया था। सुलेमान कहा करते थे, जिंदगी में कामयाब होने और नतीजे पाने के लिए 3 चीज़ों पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, ख्वाहिश, यकीन और उम्मीद। वे कहते थे कि इससे पहले मैं चाहूँ कुछ हो जाए तो पहले मेरे अंदर उसकी पूरी शिद्दत से ख्वाहिश हो और यकीन हो कि वह होगा। कलाम साहब की अपनी ज़िंदगी में देखें तो ये बात उनके लिए मिसाल बनी। वह लिखते हैं कि कैसे परिंदों की परवाज़ उन्हें हमेशा हैरान करती थी, उत्साहित करती थी। समुंदर में परिंदों को ऊंची उड़ान लगाते देखकर उनका उड़ने का जी चाहता था। उन्हें यकीन था कि एक दिन वह परिंदों की तरह उड़ान लगाकर बुलंदियों पर पहुंचेंगे। कलाम साहब ने साइंस में ग्रेजुएशन किया, पर उन्हें बहुत बाद में समझ आया कि फिजिक्स उनका विषय नहीं था। वह जो बनना चाहते थे उसके लिए उन्हें टेक्नोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत थी। किसी तरह MIT यानी मद्रास इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में उनका दाखिला तो हुआ, लेकिन वहाँ पढ़ना बहुत महंगा था। अब्बा के पास इतने पैसे नहीं थे और ऐसे में उनकी बहन जोहरा ने अपने सोने के कड़े और चेन बेचकर कलाम साहब की फीस का इंतज़ाम किया था। परिवार वालों का यह विश्वास, ये उम्मीद, ये यकीन, रिश्तों की ये नरमी देखकर वे भावुक उठे। यही उनका विश्वास था, यही उनकी कमाई थी। MIT में पढ़ते हुए प्रोफेसर स्पॉन्डर की सलाह आज के समय में उतनी ही मायने रखती है जितनी उस वक्त कलाम साहब के लिए मददगार रही होगी। उन्होंने कहा था कि मुस्तकबिल का फैसला करने से पहले मुस्तकबिल की मुमकिनात के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए एक अच्छी बुनियाद के लिए और अपने रुझान और इश्तियाक के बारे में कि उसमें कितनी शिद्दत है, एप्टीट्यूड और इंस्पिरेशन में कितनी इंटेंसिटी है। HAL में ग्रेजुएशन के बाद जिंदगी ने कलाम को 2 मौके दिए। एक मौका था
एयरफोर्स ज्वाइन करने का और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एयरफोर्स में चयन ना होने का दुख, उसकी मायूसी, अफसोस और नाउम्मीदी उन्हें ऋषिकेश ले गई। उन्होंने गंगा में स्नान किया और चलते हुए पास की पहाड़ी में शिवानंद आश्रम तक पहुंच गए। वहां से उन्हें उम्मीद मिली कि सूरज फिर लौटेगा, बाहर फिर से आएगी। डिफेंस में इंटरव्यू के नतीजे के तौर पर कलाम साहब को अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया। अब वे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट मुकर्रर कर दिए गए। इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सपना, हिंदुस्तान के अपने रॉकेट का सपना 20वीं सदी का ख्वाब कहा जाता है। हिंदुस्तान में जहां कुछ लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, वहां स्पेस की उड़ानों के बारे में सोचना विवाद का विषय बन गया था। इसके बावजूद प्रधानमंत्री और प्रोफेसर साराभाई ने इस सपने को महत्व समझा, भारत के वैश्विक स्थान की बात की और आखिर में इसे कामयाब किया। प्रोफेसर साराभाई के बाद प्रोफेसर सतीश धवन को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी सौंप दी गई। SLV-3 लॉन्च की 2 नाकामियों के बाद भी उदासी और मायूसी के क्षणों में डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश का आत्मीय संबल और साथ रहा। कलाम का आत्म विश्लेषण कि पहाड़ की चोटी उतरने से चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता, जिंदगी पहाड़ की चट्टानों पर मिलती है और चोटी पर नहीं। चट्टानों पर ही तजुर्बे मिलते हैं, जिंदगी मंचती है। कलाम को हताश नहीं होने देता। मिशन डायरेक्टर की हैसियत से वह उस उड़ान की असफलता की जिम्मेदारी लेते हैं और फिर कामयाब होते हैं। SLV की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री के बुलावे पर कलाम हिचक महसूस करते हैं। हमेशा से आमियाना से कपड़े और पैरों में चप्पल पहनने वाले कलाम की दुविधा, प्रोफेसर धवन, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है, कहकर दूर कर देते हैं। 1981 को गणतंत्र दिवस पर कलाम साहब को पद्म भूषण से नवाजा गया। जिन लोगों की बदौलत वह यहाँ तक पहुंचे थे, वो लोग उनके साथ नहीं थे। अपने कमरे में अकेले बैठे कलाम बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई सुन रहे थे। शहनाई की गूंज उन्हें दूर रामेश्वरम ले जाती है और जहां वह अपने परिवार के साथ बैठे हैं, उनके परिवार वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फख्र था कि जो पौधा वो लगा कर गए थे वह अब पूरा पेड़ बन चुका था, जिसका फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रहा था। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत पृथ्वी का परीक्षण हो चुका था। अग्नि की उड़ान के 14 सेकंड पहले कंप्यूटर ने रुकने का इशारा कर दिया। किसी पुर्जे में कोई खामी थी, परवाज को रोक दिया गया। ये 2 बार हुआ। अखबारों ने आस्तीन चढ़ा ली, तंज कसे, और जब अग्नि की उड़ान का आखिरी दिन आया, उसकी पिछली रात डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल KN सिंह, डॉक्टर कलाम और डिफेंस मिनिस्टर एक साथ बैठे हुए पूरे चांद की रात हाई टाइड को देख रहे थे। उस वक्त कलाम साहब ने अग्नि की परवाज कामयाब होने पर 1 लाख पेड़ों की कोपलें लगाने की बात कही। वह अग्नि के लिए धरती माँ का आशीर्वाद चाहते थे और ऐसा ही हुआ। ऐसा लगा मानो एक खौफनाक ख्वाब के बाद, 5 साल के अधूरे सपने के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आंख खोली हो। वह कलाम साहब की जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था। उन मुट्ठी भर सेकंड, 600 सेकंड की परवाज ने उनकी सारी थकान दूर कर दी थी और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नज़र से मत देखो, ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे सिर्फ मिसाइल मत समझो, ये कौम के माथे पर चमकती हुई आग का एक सुनहरा तिलक है। मिसाइल की कामयाबी का जश्न मनाया गया। कलाम साहब को पद्म विभूषण से नवाजा गया। अपने 10x12 के कमरे में बैठे हुए कलाम साहब कुछ पढ़ रहे हैं। वेटर उनका नाश्ता लेकर आया और उसके चेहरे पर एक मुबारकबाद की मुस्कुराहट उभर आई। उसकी मुस्कुराहट ने उन्हें वह हौसला दिया जो उन्हें और वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के दूसरे देशों में जाकर ज्यादा आमदनी कमाने से अधिक अहम लग रही थी। वह आदर, इज्जत, मोहब्बत जो उन्हें अपनी कौम से मिली, अपने लोगों से मिली, उनके लिए सबसे अजीज, सबसे करीब रही। हमेशा से जीवनी लिखने के ख्याल से कलाम ये चाहते रहे कि वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिया और दिशा मिले। कलाम का जीवन और उनकी जीवनी विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, उन बड़े नामों की फहरिस्त नहीं है।
वह उस छोटे और मामूली इंसान के लिए हौसला है जो सपने देखता है, उन्हें पूरा करना चाहता है। अंततः कलाम साहब के ही शब्दों में, मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाई। जैसे किसी ने कहा है कि खुदा ने वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने ये वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुमान नहीं है कि मेरी ज़िंदगी सबके लिए एक मिसाल बने, मगर ये हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर, जो समाज के किसी माजूर से हिस्से से ताल्लुक़ रखता है, ये पढ़े और उसे चैन मिले। ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है कि ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी न लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहाँ भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए।